आइए साथ चलें नालंदा की यात्रा पर, जहां भारतीय इतिहास की अद्वितीय कहानी बसी है। साल की 1169। उस महाविद्यालय की हर इमारत को आग ने अपने साए में ढक लिया था। हर तरफ तबाही मची हुई थी। मंदिर, मोनेस्ट्री और लाइब्रेरी सब चल रहे थे। वो लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि वहां के बाकी हिस्सों में लगी आग तो कुछ दिनों में बुझ गई, लेकिन यह लाइब्रेरी 3 महीनों तक जलती रही। करीब 90 लाख ग्रंथ और पुस्तकें, जिनमें आयुर्वेद से लेकर अंतरिक्ष तक सबका ध्यान था, सब इस भीषण आग में जलकर राख हो गई। और इस सब के पीछे था एक जालिम शासक और उसकी असुरक्षा की भावना, जिसकी लगाई हुई आग ने ज्ञान के इतने बड़े भंडार को जलाकर खाक कर दिया। इटली की बोलोना यूनिवर्सिटी, जिसे आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कहा जाता है, लेकिन हमारी कहानी इससे भी 500 साल पुरानी है। यह कहानी है नालंदा महाविहार, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी की। हर साल लाखों बच्चे भारत छोड़कर बाहर की यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करने जाते हैं। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जैसी कई यूनिवर्सिटीज आज पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन हजारों साल पहले कहानी कुछ और थी। जब दूसरे देशों से लाखों विद्यार्थी अपनी शिक्षा पूरी करने भारत आते थे, तब शिक्षा का केंद्र कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा ये शब्द 3 संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है ना, आलम और दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज। अपने नाम की तरह ही ये यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही प्राचीन भारत की एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान का असीम भंडार था। लगभग 57 एकड़ के एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में लिटरेचर थी, लॉजिक, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। जहां स्टूडेंट्स ज्ञान की खोज में चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान, पर्शिया, टर्की जैसे कई देशों से खींचे चले आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार होने के साथ साथ एक आर्किटेक्चरल मार्वल भी थी। काफी बड़े एरिया में फैली इस यूनिवर्सिटी में 8 कंपाउंड थे, जिनमें मंदिर की क्लासरूम्स, हॉल्स, स्तूप्स, डॉर्मेट्रीज, लेक्स और पार्क्स भी थे। 1500 साल पुराना ये स्ट्रक्चर लाल ईंटों से बना था, जिसे काफी वेल प्लान तरीके से बनाया गया था। लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण थी इस कैंपस की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। ये लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि यहाँ सारी स्ट्रीम्स की मनुस्क्रिप्ट्स को मिलाकर लगभग 9 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा एक आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे के रूप में दिया था। उन्होंने अगले 3 महीने तक यहाँ बुद्धिज्म की टीचिंग्स को स्प्रेड किया। धीरे धीरे यह जगह बुद्धिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। चाइनीज ट्रैवलर यून सैंग के मुताबिक 5वीं सदी में गुप्त डायनेस्टी के राजा शक्र आदित्य ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले सभी टीचर्स अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट, जिन्हें फादर ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने शून्य की खोज की थी, वह 6ठी सदी में इस विश्वविद्यालय के मुखिया हुआ करते थे। 7वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय चारों ओर मशहूर थी, तब एक चाइनीज ट्रैवलर और स्कॉलर यूनसांग नालंदा आए और उन्होंने बुद्धिज्म और मिस्टिसिज्म की टीचिंग्स के लिए यहाँ दाखिला लिया। यूनसांग के लिखे डॉक्यूमेंट में उन्होंने नालंदा के बारे में बताया है कि उस समय में वहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में 10 साल तक ढेर सारा ज्ञान इकट्ठा करने के बाद यूनसांग कई मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर अपने देश लौटे। नालंदा के निर्माण के बाद से वहां लगातार कई बार हमले हुए, लेकिन हर बार यह उतनी ही मजबूती से उभर कर वापस आई। प्राचीन भारत की इस विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी ने लगभग 800 सालों तक भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपने ज्ञान की रोशनी फैलाई। लेकिन इन सभी हमलों के बीच एक हमला ऐसा हुआ जिसने नालंदा की इस रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। यह वह दौर था जब बख्तियार खिलजी भारत आया। अफगानिस्तान के एक कबीले से बख्तियार दिल्ली और अवध में काम ढूंढने के इरादे से आया था, लेकिन वहां उसे कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कुछ सालों में उसने भारत की इवेडर आर्मीज में अपनी जगह बना ली। घुड़ राज्य की सेना से उसने कई युद्ध लड़े,
इसके बाद उसकी बहादुरी के चर्चे सुन उसे अवध के कमांडर के नीचे सेना का मुखिया बना दिया गया। उसे बिहार की बॉर्डर पर बेस 2 गांव को संभालने का काम दिया गया और इसके बाद उसने बिहार के अलग अलग हिस्सों पर हमला कर उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसने कई हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन उसके हाथों हर तरफ सिर्फ निराशा लगी। तब किसी ने उसे बताया कि उसकी इस बीमारी का इलाज सिर्फ एक इंसान कर सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के प्रमुख आचार्य श्री राहुल श्री भद्र खिलजी ने सोचा कि जब उसके धर्म के लोग ही उसका इलाज ना कर सके तो एक दूसरे धर्म का काफिर उसकी इस बीमारी का हल कैसे निकाल पाएगा। ऐसा माना जाता है कि फिर भी खिलजी राहुल श्री भद्र जी से मिलने नालंदा पहुंचा। उसने उन्हें चुनौती दी कि अगर वह सच में इतने ज्ञानी और सशक्त हैं तो बिना किसी दवाई के और बिना उसे हाथ लगाए उसे ठीक करके दिखाएं। राहुल श्री भद्र ने उसकी चुनौती स्वीकार की। उन्होंने बख्तियार खिलजी को कुरान देते हुए कहा कि हर रोज ये कुरान पढ़ने से उसके सारे रोग दूर हो जाएंगे। खिलजी नियमित रूप से कुरान पढ़ने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा और वो बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हुआ यूं था कि राहुल श्री भद्र ने कुरान के पन्नों पर दवाई लगा दी थी और जब खिलजी रोज रोज कुरान पढ़ता था तो अनजाने में वह उस दवाई का सेवन करता था। वैसे तो किसी लंबी बीमारी से उभरने के बाद इंसान खुश होता है और डॉक्टर को धन्यवाद देता है, लेकिन जब खिलजी को इस बात का पता चला तो उसका मन इनसिक्योरिटी और जलन से भर गया। उसे यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि किसी काफिर ने उसकी ऐसी बीमारी का इलाज कर दिया जो कोई कर ही नहीं पाया, और इसलिए उसने ठान लिया कि वो इस ज्ञान के सागर को ही खत्म कर देगा। खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी सेना के साथ कदम रखा और उसे आग के हवाले कर दिया। असुरक्षा की इस भीषण आग में हजारों बुद्धिस्ट मक्स टीचर्स और स्टूडेंट्स की मौत हो गई और ये यूनिवर्सिटी अपने सारे ज्ञान को समेट इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गई। पर्शियन हिस्टोरियन मिनाज ई सिराज ने तबाकू ये लिखा है, thousands of monks were burned alive and thousands beheaded. Age Khilji tried his best to approve Buddhi burning of the library continued for several months and smoke from the burning manuscripts hung like a dark pall over low hills. नालंदा यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रक्शन के बाद भारत में धीरे धीरे बुद्धिज्म का पतन होना शुरू हो गया और आने वाले कई सालों तक नालंदा और इसकी शिक्षा दुनिया की नजरों से छुपी रही। 1811 से 1812 इस कहानी में एक नया मोड़ आया। एक स्कॉटिश फिजिशियन फ्रांसिस बुकन हैमिल्टन ने जब इस साइट का सर्वे किया तो उन्हें वहां कुछ बुद्धिस्ट इंस्क्राइनॉक्स आए ने इस बात की पहचान कर ली कि ये वही इलाका था जिसके बारे में चाइनीज ट्रैवलर यून सैंग के ट्रैवलॉग में मेंशन किया गया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए एसाई ने इस इलाके में खुदाई करनी शुरू करी और आखिरकार 1915 में वहां 11 मोनेस्ट्रीज और 6 मंदिरों के अवशेष मिले और साथ ही साथ एक पैसेज भी मिला जिसकी चौड़ाई थी 30 मीटर। इन सब एक्सकैवेशन से यह अंदाजा लगाया गया कि जितने बड़े एरिया में खुदाई की जा रही है, नालंदा उससे भी कई गुना ज्यादा बड़े एरिया में फैली थी। पिछले सालों में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वहां तांबे की प्लेटें, आर्टफुल स्कल्पचर्स, कॉइन्स, सील्स और इंस्क्राइनॉक्स कलाम ने बिहार की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एशियंट नालंदा विश्वविद्यालय का फिर से निर्माण करने का प्रस्ताव रखा था। ये उस महान विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने की तरफ पहला कदम था। साल 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया और फाइनली सितंबर 2014 में 800 सालों के लंबे अरसे के बाद इस यूनिवर्सिटी के द्वार स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए गए। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। पर क्या नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी वही पहचान बना पाएगी? इस बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। फॉर मोर अनकही अनसुनी एंड अनदेखी कहानियां, और हाँ, बुक मेन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें।